तो चलिए हम लोग आज है मुख्यतः नवीनतम पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखेंगे। इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक जो होगा सारा हमारा इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और ये जूम ज्यादा हो गया, 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप देखोगे तो 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो आ गई है। ये 2021 में आई। ठीक है, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR जिसको कहते हैं संक्षेप में, ये प्रस्तुत किया गया है। ये प्रति 2 वर्षों पे आता है। कितने वर्षों पे आता है? 2 वर्ष। तो 2 वर्षों पे आता है। ठीक है, तो अभी नया वाला जो नहीं आया, आई थिंक नया वाला आया क्या? नहीं आया है। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो है सो आपका 2021 वाला ही है। ठीक है, 23 में आना चाहिए था, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक है, तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, बताएंगे जरा आप हमें? कहाँ पे, कहाँ से आता है रिपोर्ट, कहाँ से जारी की जाती है? देहरादून। ठीक है, तो ध्यान में रहना ये रिपोर्ट देहरादून से जारी की जाती है। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करेंगे प्रति 2 वर्षों पे। ठीक है, देहरादून के द्वारा जारी की जाती है। और पेरेंटल क्या बोलते हैं उसको, पेरेंट इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो क्या है? तो भारत पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहली बार रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, क्या बताएंगे? पहली बार रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1987। 1987 में। ठीक है, तो 1987 में रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई थी। इस बार जो रिपोर्ट आई है कितने नंबर का रिपोर्ट है देवी और सजनों, क्या बताएंगे? 17 नंबर। 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये 2021 वाली रिपोर्ट जो है 17वीं रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को, ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए एक उपग्रह का प्रयोग किया गया। उस उपग्रह का नाम क्या है? रिसोर्ट सैट 2। सैट 2 से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रिसोर्ट सैट 2 नाम है, मतलब इसी उपग्रह से जो आंकड़े जो है निकाले गए। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1988। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 98 में। उस समय लक्ष्य क्या रखा गया था? से देश के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो कितने परसेंट वन होने चाहिए? 33% वन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई बेसिक चीजें बताई। ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जिसमें से हमें ये पता चला से 17वीं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आ गई है। और ये रिपोर्ट जो है तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट पहली बार 1987 से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इस बार जो ये 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट को से जो आंकड़े जो हमें प्राप्त मिले उसके लिए जिस उपग्रह का प्रयोग किया गया उसका नाम है रिसोर्ट सैट 2 है। और प्रति 2 वर्ष पे ये रिपोर्ट आता है। ठीक है, और 1988 में क्या आया था? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था, राष्ट्रीय वन नीति आया था। इसमें निर्णय लिया गया था तो देश के कुल भूभाग पे, ठीक है, 33% भाग जो होना चाहिए वन होना चाहिए। ठीक है, भारत में वन अनावरण के ऊपर बात करेंगे तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन अनावरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे यहाँ कितने वन अनावरण है टोटल? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पे टोटल आपको क्या मिलेगा? वनावरण मिलेगा। मतलब इस पे जंगल है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का या फिर भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 21 क्या बताएंगे? तो 21.71% है। ठीक है, रहना कितना चाहिए? आइडियल कितना है? आइडियल कितना है? 33%। ठीक है, तो 33% आइडियल है, लेकिन है कितना? मात्र 21.71% ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना आइडियल से बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात करेंगे तो भारत में उसके बाद 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन अनावरण में वृद्धि हुई है। ठीक है, 2019 की तुलना में अगर बात करेंगे तो हमारे वन अनावरण में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है जी। ठीक है, तो कितने किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दी गई है, जो कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में अगर बात करेंगे तो 0.22% अधिक है। कितना अधिक है? मतलब 0.22% अधिक है। मतलब कंपैरिजन हम लोग किससे कर रहे हैं? ठीक है, अगर हम तुलना अगर करेंगे 2019 से 2021 में, तो किलोमीटर में वृद्धि कितनी दिखाई गई? तो क्या बताएंगे? 1540 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और परसेंटेज में अगर वृद्धि की बात करेंगे तो कितनी वृद्धि दिखी? 0.22% वृद्धि दिखी गई। ठीक है, दैट मीन 0.22% 1540 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, भारत में वृक्ष आवरण के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षारोपण
कितना है तो 95,740 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, मात्र 2.91% है। ठीक है, तो ये तो टोटल बनावरण है ना, ये टोटल क्या है, बनावरण है। ठीक है, जिसमें से वृक्षारोपण कितना है तो मात्र 95,748 वर्ग किलोमीटर है। 2019 के रिपोर्ट के तुलना में वृक्षारोपण में, ठीक है, वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है वृक्षारोपण में तो क्या बताएंगे, 721। 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। ठीक है, जो कि मतलब कितना है, 0.76% के बराबर है। ठीक है, और बात करें भारत में जो कुल वृक्षारोपण जो है, भारत में जो वृक्षारोपण जो टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 2.91% है। ठीक है, अब आते देखेंगे वनावरण वृक्षारोपण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे तो वनावरण की बात करेंगे, हमारे यहाँ कितना है, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर है। वृक्षारोपण की बात करेंगे तो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वनावरण का परसेंटेज की बात करेंगे तो कुल भूभाग का 21.71% है। वृक्षारोपण की परसेंटेज की बात करेंगे तो 2.91% है। वृद्धि कितना हुआ था, वनावरण में वृद्धि 1540 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि देखा गया है। वृक्षावरण की वृद्धि की बात करेंगे तो 721 किलोमीटर की स्क्वायर की वृद्धि इसमें देखी गई है। ठीक है, टोटल अगर बात करेंगे वनारोपण प्लस वृक्षारोपण, ठीक है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर होगा। देश के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 24.62% होगा। और टोटल वृद्धि कितनी दिखी गई थी, 15/7/22 40/21/61, ठीक है, 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो ये डाटा जो है काफी अधिक इंपोर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसे याद कर लें। आप देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन है, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे अधिक वन आपको मिलता है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन कहां पे, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका टोटल डाटा ये सब नहीं याद करना है, बस ध्यान रखें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। दूसरे नंबर पे वन कहां पे है तो क्या बताएंगे, तो दूसरे नंबर पे वन कहां है तो क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश में। और तीसरे नंबर पे वन की बात करेंगे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पे वन है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वन कितना क्षेत्रफल में है तो 77,493 किलोमीटर स्क्वायर में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे 66,431 किलोमीटर स्क्वायर में है। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 55,717 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो सबसे अधिक वन है आपका मध्य प्रदेश में, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में, और फिर आपका छत्तीसगढ़ में। किसके हिसाब से बात हो रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से नहीं बात हो रहा। प्रतिशत के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश क्या होता है, पहले नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो अरुणाचल पहले पे जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन कहाँ पे है, तो सबसे कम वन है आपको हरियाणा में, फिर आपको पंजाब में, फिर आपको गोवा में। ठीक है, सबसे कम होने का वजह क्या है, हरियाणा पंजाब में वन। तो देखेंगे इन क्षेत्रों में जब हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई, ठीक है, 66 और 67 के समय में, तो खेती की वजह से भूमि का बहुत अधिक, मतलब यहाँ पे क्या, सॉरी, वन का बहुत अधिक यहाँ पे डिफोरेस्टेशन किया गया, कटाई किया गया, इसलिए यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ बहुत अच्छा है लेकिन वन बहुत कम है। ठीक है, तो हरियाणा में मात्र 1603 है किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब में 1847 है, गोवा की बात करेंगे तो 2244 किलोमीटर स्क्वायर वन है इसमें। ठीक है, तो ये तो छोटा राज्य है। ठीक है, तो सबसे कम वन हरियाणा पंजाब में, और सबसे अधिक वन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। आप देखेंगे किस राज्यों ने सबसे अधिक वन आवरण में वृद्धि किया है, तो सबसे अधिक वन आवरण में वृद्धि किसने किया है, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना और फिर उड़ीसा। और सबसे अधिक वन आवरण का नुकसान किया, तो ये राज्य जो होंगे ना, यहाँ पे वन बहुत ज्यादा है, डेट मीन्स यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अधिक कमजोर है। तो सबसे अधिक वन का नुकसान करने वाले राज्य हमेशा नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप किया जा रहा है और उसके लिए वनों की कटाई किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक वन आवरण को नुकसान करने वाले में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड टॉप पे है। सबसे अधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा टॉप पे। ठीक है, ये तीनों के तीनों सीमा बनाने वाले राज्य है। ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की बात की, इन्होंने सबसे अधिक वन का क्या किया है, नुकसान किया। अब हमने पढ़ा था किसके हिसाब से पढ़ा था, ठीक है, एरिया के हिसाब से पढ़ा था। अब हम लोग परसेंटेज के हिसाब से पढ़ा था। मैंने इसमें अरुणाचल प्रदेश ना सर्वाधिक परसेंटेज वाला बता दिया था, करेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, मिजोरम होगा। ठीक है, मिजोरम में सर्वाधिक परसेंटेज के हिसाब से है, इसको आपको ध्यान रखना है।
अगर मैं बात करूंगा सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है, एरिया के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूं, एरिया के हिसाब से बात करूंगा तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ होगा। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो मिजोरम में सबसे अधिक वन है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरे नंबर पे मेघालय है। ठीक है, तो टॉप 3 राज्य की बात करेंगे परसेंटेज के हिसाब से वन वाला, तो कौन सा राज्य है, एक बार आप लोग नाम रिपीट कर लीजिए सारे ही राज्यों का, बता दीजिए क्या होगा। मिजोरम, अरुणाचल मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय होगा। बिल्कुल ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे अधिक वन है आपको लक्षद्वीप है, 90.33% वन है। ठीक है, ध्यान में आंध्र, फिर माइक खोल दिया, क्या पता इस आदमी को समझ में नहीं आता मैं बोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर बात लक्षद्वीप में बात करें 90.33% वन है, अंडमान की बात करें 21 दशमलव, ध्यान में रखना, सॉरी 81.75% वन है। अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सबसे अधिक वन कहाँ है, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप होगा। क्या होगा, लक्षद्वीप। 90.33% वन है यहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं, सारे ही भूमि पे वन ही है, मतलब लगभग 10% के आसपास भूमि जो है कि मतलब बिना वन का है। ठीक है, अगर राज्यों में अगर पूछेगा तो सबसे अधिक मिजोरम, अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में ओवरऑल की बात करेंगे तो फिर लक्षद्वीप। अब बात करेंगे भारत में घने एवं खुले वनों के आंकड़े के ऊपर, जरा हम लोग बात करते हैं घने और खुले वनों के आंकड़े की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे बहुत घने वन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो बहुत घने वन है। ठीक है, मध्यम घने वाले में क्या है, तो आपको मध्य प्रदेश आएगा, और खुले वन में भी आपको मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, तो बस ध्यान में अगर पूछेगा बहुत घने वन वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। मध्यम रूप से घने वन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और खुले वन की बात करेंगे तो कहाँ है, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बहुत घने वन, मध्यम रूप से घने वन और खुले वन की बात करेंगे तो सब में क्या, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अन्य बिंदु की बात करेंगे तो उस पर भी जरा बात करते हैं। ठीक है, अन्य बिंदु क्या है, तो सबसे बात करेंगे बहुत इंपोर्टेंट, बाघ अभ्यारण्य। तो बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है। मतलब कि ये जो वन क्षेत्र जो है ना, जो कि टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। मतलब इसको समझिए, मतलब ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं 55,666.27 किलोमीटर, ये बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, मतलब बाघ अभ्यारण्य वाला क्षेत्र है, जो कि मतलब कुल वन क्षेत्र का 7.8% है। ध्यान में इसको रखना है, जो कि मतलब टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल का कितना, 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर देश में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 2.27% है। ठीक है, तो इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देश में आपको बाघ अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पूछा जाता है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला, ठीक है, टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो क्या बताएंगे, क्या नाम है इसका, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, क्या नाम है इसका, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश में आपको पड़ता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखें 2932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र की बात करेंगे पक्के है। ठीक है, तो परसेंटेज के अनुसार पक्के होगा अरुणाचल प्रदेश में पूछेगा, लेकिन एरिया के हिसाब से अगर पूछेगा क्या बताओगे, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, अगर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन हो जाएगा, वन क्षेत्र वाला टाइगर रिजर्व, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, पक्के टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व, तो पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में, ठीक है, 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार देश में जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, अब आता है मैंग्रोव वनस्पति रिपोर्ट भी आ गई है। ठीक है, मैंग्रोव की बात करें, इससे संबंधित की योजना है, मैंग्रोव का विकास करने के लिए कौन सी योजना है, मैंग्रोव से संबंधित है, क्या है, मिष्टी योजना, ध्यान रखिएगा, मिष्टी योजना। ठीक है, तो देश में ध्यान में रखना है,
तो देश के कुल मैंग्रोव कच्छ की बात करें कितना है, हमारे देश में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र कितना है, तो क्या बताएंगे, तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, मात्र 0.15% है। ठीक है, बिल्कुल। 2019 की तुलना में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, 2019 की तुलना में मैंग्रोव वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो क्या बताएंगे, मैंग्रोव के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बिल्कुल 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। ठीक है, अगर बात करूंगे सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य कौन सा है, मतलब वृद्धि नहीं, वृद्धि वाला नहीं पूछना चाहिए, मतलब सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य की बात करेंगे तो कौन सा राज्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखें, सबसे पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पे है। दूसरे नंबर पे गुजरात है। गुजरात का कौन सा इलाका होगा, तो कच्छ वाला जो क्षेत्र जो होता है वहां पे मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कहाँ पे मिलेगा, तो सुंदरबन का जो इलाका जो है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ध्यान रखें, मन्नार वाला जो हो जाएगा। ठीक है, इस सब क्षेत्रों में आपको ध्यान में रखना है, आपको मैंग्रोव वन मिलता है। तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन वाला पश्चिम बंगाल, फिर आपको गुजरात, और फिर आपको क्या होगा, तो ध्यान में अंडमान निकोबार। ठीक है, अगर बात करेंगे वृद्धि करने वाला सर्वाधिक राज्य कौन है, ठीक है, तो प्रथम नंबर पर ओडिशा ने खूब वृद्धि की है। कितनी वृद्धि की ओडिशा ने, 8 किलोमीटर की वृद्धि की है। ठीक है, और द्वितीय नंबर पर वृद्धि महाराष्ट्र ने किया है, 4 किलोमीटर का वृद्धि किया है। तृतीय नंबर पर कर्नाटक ने किया है, 3 किलोमीटर की वृद्धि किया है। ठीक है, तो सर्वाधिक मैंग्रोव वाला क्या बताओगे आप, तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक मैंग्रोव है। गुजरात की बात करेंगे ध्यान में दूसरे नंबर पे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वृद्धि की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है 8 किलोमीटर वृद्धि के साथ प्रथम स्थान पे ध्यान में रखना है उड़ीसा है। द्वितीय स्थान पे बात करेंगे महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पे बात करेंगे तो क्या है, कर्नाटक है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं, मुझे उम्मीद है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे भारत में रामसर स्थल। ठीक है, भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है, देवी और सजन क्या बताएंगे, कितनी हो गई है, तो हमारे यहाँ 85 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, कितने हो गए, 85 रामसर स्थल हो गए हैं। रामसर की बात करेंगे तो रामसर एक शहर है, या प्लीज आस्क। Sir, what is difference between forest and mangrove forest? फॉरेस्ट तो नॉर्मल फॉरेस्ट होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है ना, ये जो होता है आपका उसके ज्वारीय क्षेत्र होता है ना, ज्वारीय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार, प्राइडल आई थिंक। ठीक है, तो वहां पे ये होता है। ठीक है, ये पानी के किनारे किनारे होता है, जैसे मान लीजिए पानी है ना, ठीक है, पानी ये मान लीजिए नदी है, ठीक है, सपोज है। ठीक है, और इसके किनारे किनारे जो वन होता है ना, उसको बोला जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्या करता है ना, फ्लड कंट्रोल वगैरह को काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। ठीक है, नदी का जो नदी के पानी को इधर उधर जाने से रोकता है, या फिर समुद्र के पानी को, ये पूरी तरह से मिट्टी को जड़ से पकड़ के रखता है, और काफी अधिक इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और साथ में बाढ़ को कंट्रोल करने में, फ्लड को कंट्रोल करने में इनका रोल होता है। ठीक है, यही है, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है, उनसे अलग होता है। जहां पर भी होंगे तो दलदली भूमि के आसपास ही होते हैं, पानी के आसपास ही होते हैं। ठीक है, जैसे बात करेंगे ये कहाँ पे मिल जाएगा, तो सुंदरबन डेल्टा में मिलता है, डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में मिलता है, ये भी दलदल वाला भूमि है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास मिलेगा, ये भी इनका भी संबंध पानी से ही है। ठीक है, बाकी ये सब फॉरेस्ट जो है नॉर्मल फॉरेस्ट है, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपको समतल भूमि पे मिलेंगे, ना कि मतलब पानी में मिलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, पानी के आसपास भी दलदली भूमि में भी बहुत अच्छे से मतलब क्या होता है, सर्वाइव करता है। Thank you so much. ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो रामसर की बात करेंगे। रामसर क्या, आपको ईरान का एक शहर है। एक रामसर कन्वेंशन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण के हेतु 1971 में। ठीक है, ईरान के रामसर शहर में क्या होता है, एक कन्वेंशन होता है, सम्मेलन होता है। और ये सम्मेलन की बात करेंगे 1975 से इफेक्टिव हुआ। ठीक है, तो 1971 में कन्वेंशन होता है, सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन कब से मतलब प्रभावी होता है, तो 1975 से लागू होता है। ठीक है, लेकिन भारत ने कब इसमें जुड़ा, भारत कब इसमें शामिल हुआ, तो क्या बताएंगे, भारत कब इसमें शामिल हुआ, तो भारत जो शामिल होता है कब होता है, 1982 में शामिल होता है। भारत कब शामिल होता है, क्या बताएंगे, तो भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। ठीक है, अगर बात करें विश्व में टोटल रामसर स्थल कितने, तो विश्व में 2500 रामसर स्थल आपको मिलेंगे। जबकि भारत की बात करेंगे तो भारत में 2024 तक भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि की संख्या कितनी पाई गई, 85 पाई गई है। और बाढ़ के कितने एरिया को कवर करता है भारत में ये स्थल, तो 13,58,068 हेक्टेयर
13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को मतलब क्या करता है, कवर करता है। ध्यान में इसको रखना है। और इस बार जो नए रामसर जो शामिल जो किए गए, ठीक है, उसमें से हम लोग कुछ के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नागी पक्षी बिहार की बात करेंगे, नकटी पक्षी बिहार की बात करेंगे। ये दोनों जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नागी और नकटी ये बिहार से शामिल किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। नागी और नकटी कहां से, बिहार से। बिहार से कितने रामसर हो गए, तो बिहार से 3 हो गए, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो बिहार से कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। सबसे पहले की बात करेंगे तो कांवर की बात करेंगे, ठीक है, कांवर ताल। ये 2020 में इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था, 2020 में शामिल किया गया था। ये बेगूसराय में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, तो बेगूसराय में ये आपको पड़ता है। 20, ठीक है ना, अरे गलत है कि सही है, 20 में है ना, हाँ सर 20 में। ठीक है, 2020 में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ना 2024 में जो रामसर जो शामिल किया गया उनके ऊपर जरा हम लोग बात करते हैं। तो ये तिथि तो याद नहीं है, तिथि फालतू, इसको मत याद रखना है। आप 2022 में किसको किसको शामिल किया गया उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, ठीक है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, फिर काजू वैली वेटलैंड कहते हैं, कहाँ पे पड़ता है ये भी आपको तमिलनाडु में। तवा तवा जलाशय, तवा परियोजना भी है। कहाँ की परियोजना है, तवा परियोजना, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में। नागी नकटी तो आप लोग भूलेंगे नहीं, जमुई में पड़ता है, जमुई में, ध्यान में रखना है। मगधी केरे संरक्षण की बात करें, मगधी केरे कहाँ पे पड़ेगा, कर्नाटक में, ठीक है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ पे, अंक समुद्र कर्नाटक में है, कर्नाटक में, ठीक है। अघनासिनी मुहाना संरक्षण कहाँ रिजर्व है, अघनासिनी मुहाना कर्नाटक में। कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, कराई बेट्टी तमिलनाडु में। और लॉन्गवुड 16 रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस बार जो मुख्यतः तमिलनाडु से कितने स्थलों को चुने गए, तो 1, 2, 3 और 4। तमिलनाडु से कितना है, 4 है, ठीक है। कर्नाटक से कितने हैं, कर्नाटक से 1, 2, 3, ठीक है, और मध्य प्रदेश से 1 है, 2 है, 3 कर्नाटक से, ठीक है, ठीक है। तो कर्नाटक से बात करेंगे तो 3 है, ठीक है। बिहार से बात करेंगे 2 है, ठीक है। एमपी से बात करेंगे 1 है, ठीक है। तो 4, 3, 7 दोनों 1, 10, मतलब पहले कितने थे, 75 थे, ठीक है। 10 और नए आ गए, कितने आ गए, 85 आ गए, ठीक है। तो ध्यान में आपको ये रखना है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। और साथ में 10 नए जुड़ गया, टोटल संख्या पाई गई कितनी, 85 पाई गई है, ठीक है। एक बार मैं सबका नाम बोल दे रहा हूं, जरा आप लोग इसको ध्यान में रखें और इसको याद करने की भी कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द ऑल नेम, सुनिएगा जरा, ठीक है। सबसे पहले नंजरायन की बात करेंगे, तमिलनाडु है। काजू वैली ध्यान रखना, तमिलनाडु है। तवा की बात करेंगे, मध्य प्रदेश है। नागी नकटी की बात करेंगे, आपका ध्यान रखें, दोनों को दोनों जमुई बिहार है। नगदी केरे की बात करें, कर्नाटक है। अंक समुद्रन की बात करें, कर्नाटक है। अघनासिनी की बात करेंगे, कर्नाटक है। कराई वेट्टी की बात करेंगे, तमिलनाडु है। लॉन्गवुड 16 की बात करेंगे तो कहां पे, तमिलनाडु है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब बात करेंगे दुनिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश कौन है, तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे तो वहां पे 175 से अधिक रामसर स्थल आपको देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं, तो 175 से अधिक आपको रामसर स्थल ध्यान में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर पूछेगा यूनेस्को विश्व धरोहर वाला सबसे, यूनेस्को साइट दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पे, तो इटली में है। कहां पे है, इटली में है, ठीक है। और रामसर साइट की बात करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पे है, तो यूके में है। लेकिन अगर पूछा जाएगा रामसर सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला स्थल कौन सा है, तो 1974 में क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग है। क्या नाम है इसका, तो 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग को शामिल किया गया था। कोबोर्ग प्रायद्वीप कहते हैं या फिर कोबोर्ग पेनिनसुला कह लीजिए, इसको 1974 में शामिल किया गया था। तो रामसर की बात करेंगे, ध्यान में रखना है, रामसर 1974 में पहला स्थल, रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ और पहला स्थल 1974 में चुना गया। लेकिन सबसे पहले रामसर कन्वेंशन इफेक्टिव कब से हुआ था, क्या बताएंगे, 1975
5 से। इफेक्टिव कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, तो 75 से हुआ। भारत कब अगर बना, रामसर में भारत कब बना, शामिल कब हुआ, तो 1982 में हुआ। भारत कब से शामिल हुआ, 1982 में। अरे प्रश्न कैसे पूछेंगे सुनो, ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछ देंगे, रामसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ, भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य 1975 में बना। भारत में कुल, ठीक है, रामसर स्थल 85 हो गई है। भारत का जो पहला रामसर स्थल की बात करेंगे तो सुंदरवन वेटलैंड है। निम्नलिखित में से कितने कथन सही है, बताइए कितने कथन इसमें से मैंने सही बोले। 1 2 3 2 सही बोले हैं, 2 गलत बोले। आपने बताया कि ओनली 2 बोले हैं और 2 मैंने गलत बोला है। मैंने 2 गलत में क्या बोला है कि रामसर कन्वेंशन में भारत का शामिल होने का तारीख गलत बता, 1982 होना चाहिए, एंड दैट टाइम मैंने 1975 बोला। रामसर स्थल भी मैंने गलत बताया। भारत का पहला रामसर स्थल की बात करेंगे चिल्का झील है, ठीक है, ना कि सुंदरलैंड वेटलैंड है, ठीक है। तो भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील है। ध्यान में रखना है, चिल्का झील कैसा पानी है, ठीक है, मीठा पानी है या फिर खारा पानी, खरा पानी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, साल्ट वाटर, कैसा है, साल्ट वाटर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, ब्रैकिश वाटर है। क्रिस्टलाइन वाटर का ये झील है ना, खरा ही है ना, जी सर, खारा खारा है, मतलब साल्टी सलाइन वाटर है ना। जी सर। कहने का मतलब भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड बताइए, क्या नाम है सबसे बड़ा वेटलैंड। पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन सबसे बड़ा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है आर्द्र भूमि है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि रेणुका वेटलैंड, रेणुका, ठीक है, ध्यान में रखना। भारत का सबसे छोटा की बात करेंगे रेणुका, ठीक है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि, ठीक है, कृत्रिम आर्द्र भूमि कौन सा है भारत का पहला, हरिके बैराज। ठीक है, तो ध्यान रखना हरिके बैराज, ठीक है, हरिके बैराज की बात करेंगे, भारत का कृत्रिम है, ठीक है। कन्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक कितने आर्द्र भूमि है, ध्यान, ये सब अंतरराष्ट्रीय स्थल के, अंतरराष्ट्रीय मान्यता के नहीं है, 461 है। ये मत समझिए कि रामसर के द्वारा इसको दे दिया गया है, ठीक है। कितना है, 461 आर्द्र भूमि की बात करेंगे, कान्हा टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक है, जिनमें से अधिकांश बहुत छोटे हैं, मात्र 2.25 हेक्टेयर का। ये अंतरराष्ट्रीय महत्व के नहीं है। रामसर स्थल तो भारत में हजारों होंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय महत्व के कितने हैं, मात्र तो मात्र 75, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, सर्वाधिक 85, हाँ 85, क्या मैंने बोला, गलत बोला क्या, ठीक है। तो ध्यान में रखना है सर्वाधिक, तो क्या हो गया 75 बोल दिए तो 85 ही तो पढ़ा रहा हूं ना, सबको पता है, तो 85 के बारे में बात ही हो रही है। 2 घंटा बोलने के बाद टंग स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पे है, तो क्या बताएंगे, तमिलनाडु में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पे है, तो क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो सर्वाधिक रामसर स्थल की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है तमिलनाडु में 18 रामसर स्थल है वहां पे। और दूसरे नंबर पे अगर सर्वाधिक रामसर स्थल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बार 10 रामसर स्थल को शामिल किया गया है। रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 85 हो गई है। बिहार से भी 2 रामसर स्थल को चुना गया, जिसमें नागी और नकटी शामिल है, ध्यान में रखना है। यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक रामसर स्थल है। पहला रामसर स्थल की बात का ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग है, जो कि 1974 में इसको चुना गया था। भारत का पहला रामसर स्थल की बात की चिल्का है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात की सुंदरवन वेटलैंड है। भारत का सबसे छोटा बात की रेणुका है। भारत का आर्टिफिशियल बात करेंगे आर्द्र भूमि या फिर आर्टिफिशियल रामसर स्थल की बात की हरिके बैराज है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सर्वाधिक रामसर की बात करेंगे तमिलनाडु में है। सबसे दूसरे नंबर पर सर्वाधिक की बात करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ है क्या, भारत रामसर में कब शामिल हुआ था, 1982 में शामिल हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और इन्वायरमेंट से ही संबंधित है, हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण किया गया, हिम तेंदुआ, ठीक है। तो हिम तेंदुआ के बारे में लोग जान लेते हैं। हिम तेंदुआ कुछ राज्यों का राजकीय पशु भी है, ठीक है। तो किन किन राज्यों का राजकीय पशु, लद्दाख का राजकीय पशु जो है सबको हिम तेंदुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक उत्तराखंड का भी हिम तेंदुआ है, ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग उत्तराखंड का है कि नहीं, शायद है, ठीक है, लेकिन लद्दाख का तो 100% है। तो भारतीय वन संस्थान की राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया, यह सर्वे 2019 में शुरू किया गया था। भारत में वर्तमान में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है, कितने हिम तेंदुआ है हमारे पास, 718 हिम तेंदुआ हमारे पास है, ठीक है। इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से
6 राज्यों के शासित प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। हिम तेंदुआ का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हिम तेंदुआ जहां पे सर्वाधिक है तो आपको लद्दाख में आपको हिम तेंदुआ मिलेगा। 477 हिम तेंदुआ के साथ लद्दाख जो है टॉप पे है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका सिक्किम है, फिर आपको जम्मू कश्मीर। इस सारे राज्यों में कॉमन क्या है? ये सबके सब हिमालयी राज्य है। क्या है? तो हिमालय राज्य है, हिमालयी राज्य है, सबके सब ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो सारे जगह पे आपको हिम तेंदुआ आपको देखने को मिलता है। हिम तेंदुआ की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? लद्दाख में है। टोटल हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो 718 हिम तेंदुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाघ जनगणना रिपोर्ट आ गई 2022 की, ठीक है। बाघ की जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार अगर बात करेंगे तो बाघ दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, बाघ दिवस 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी, ठीक है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं, ठीक है। एक होता है ना टाइगर मैन ऑफ इंडिया, किसको कहते हैं? जिन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया, क्या नाम है उनका? श्रृंखला करके कुछ नाम है ना, याद है क्या किसी को? कैलाश श्रृंखला श्रृंखला। करके ना, कैलाश श्रृंखला, ठीक है। तो कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित हुआ बाघ जनगणना रिपोर्ट, ठीक है। इसको जारी कौन किया? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया। अब भारत में बाघ कितने? 3682 बाघ है, ठीक है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कितने बाघ है? तो 3682 बाघ जो है हमारे यहाँ है, ठीक है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी, जो कि पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3682 बताई गई, ठीक है। पहले 3167 बताया गया, अब फिर जाके 9 अप्रैल 2023 को 3167 बताया, अब फिर जाके 29 जुलाई 2023 को बाघों की संख्या कितनी हो गई? 3682 बताया। 2018 से लेके 2024 के बीच में बाघों की संख्या में 24.1% बाघों की वृद्धि देखी गई, ठीक है। 24.1% बाघ की यहाँ पे क्या देखा गया? संख्या में वृद्धि देखी गई। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या ये लोग बात कर रहा है? एक मिनट रुक जाइए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी? 2967 थी, ठीक है। कितनी थी 2018 में बाघों की संख्या? 2967 थी। और वर्ल्ड का कितने प्रतिशत बाघ जो है सबको भारत में आपको देखने को मिलेगा? 25%। तो बिल्कुल 75% बाघ की बात करेंगे, आपको भागों में आपको देखने को, भारत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक रिपोर्ट आती है 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे पता चला से भाई साहब बाघों की संख्या जो है हमारे यहाँ बढ़कर 3682 हो गई है। उससे पहले जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 9 अप्रैल को प्रस्तुत की गई थी, वहां पे 3167 बताई गई थी। 2018 से 2022 की बीच की अगर बात करेंगे तो 24.1% बाघों की संख्या में वृद्धि होती है। 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी? मात्र 2967 होती थी, ठीक है। बाघों की संख्या की बात करेंगे तो 75% बाघ जो है आपको केवल भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक बाघ जिसको टाइगर स्टेट के तौर पे हम लोग जानते हैं कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे तो हम लोग मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, ठीक है। 2018 की डाटा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और टाइगर में मात्र 2 बाघों का अंतर था, लेकिन ये ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश ने गजब का वृद्धि किया, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हो। 785 यहाँ पे बाघों की संख्या हो गई। कर्नाटक अभी भी बहुत कम है, ठीक है, 563 है। तो अब दोनों के बीच में अंतर काफी हो गया है, लेकिन पहले मात्र 2 बाघों का ही अंतर हुआ करता था, ठीक है। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या की बात करेंगे तो आपका मध्य प्रदेश टॉप पे है, 785 बाघ है वहां पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक आएंगे 563 बाघ के साथ, ठीक है। ज्यादा पीछे नहीं उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान रखें 460 बाघ के साथ तीसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे ध्यान रखना 205 बाघ के साथ कितने नंबर पे है, ठीक है, चौथे नंबर पे। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 54 बाघ हो गए। कितने हो गया है? बिहार में 54 बाघ हो गए, पहले कितने थे? 31 थे, ठीक है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व पाया जाता है, इसका नाम वीटीआर। क्या नाम है? बीटीआर। बीटीआर को बोलते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। इनको टाइगर रिजर्व का दर्जा 1990 में दिया गया था, ठीक है। शुड बी लर्न कितने कब दिया गया था? 1990 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ध्यान में वीटीआर की बात करेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है,
ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा किस जिला में है, तो क्या बताएंगे, पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे पड़ता है ये, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। वाल्मीकि नगर एक शहर है, छोटा सा है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इस टाइगर रिजर्व से कुछ नदियां गुजरती है, जैसे एक नदी का नाम है हरहा, ठीक है, एक नदी का नाम है गंडक, और भी कुछ नदी गुजरती है, लेकिन दो से प्रश्न जनरली पूछते हैं, हरहा और गंडक से। ठीक है। और भी 3-4 नदी यहाँ से गुजरती है। ठीक है। नेपाल से आने वाले नदी जो है यहाँ से गुजरती है। आई थिंक वाल्मीकि नगर आई थिंक नेपाल वगैरह से सीमा हुआ बनाता है क्या, बेतिया तो बनाता है पश्चिमी चंपारण, हाँ, वाल्मीकि के बाद है कि नहीं पता है, लेकिन वहां चितवन से नेशनल पार्क नेपाल का जो है वो भी बनाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में साइड रखना में है। इस अब हम साइड में बात करें तो बिहार में आपको टोटल बाघों की संख्या 54 है। कितनी है बिहार में, कितना है, 54 है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही भारत में 18 टाइगर रिजर्व ऐसे जिसमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में गिरावट देखी गई है, ओडिशा में गिरावट देखी गई है, झारखंड में गिरावट देखी गई है, छत्तीसगढ़ में गिरावट देखी गई, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई। ठीक है। भारत में 18 टाइगर रिजर्व ऐसे जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। ठीक है। सबसे अधिक बाघों की संख्या वाला कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे अधिक बाघों का संख्या है। जिम कॉर्बेट का पहले नाम हेली था, फिर इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रखा गया, फिर इसका नाम बदलकर रामगंगा रख दिया गया। क्या रखा गया है, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, क्योंकि इसके बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। ठीक है। जिम कॉर्बेट साहब की बात करेंगे, बाघों के बहुत बड़े शिकारी थे, लेकिन बाद में इनका हृदय परिवर्तन होता है, बाघों के सबसे बड़े संरक्षक बन जाते हैं। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बाघों के संरक्षण के लिए बहुत अधिक काम किया था। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट ध्यान में रखना है। में सबसे अधिक बाघों की संख्या 260 बाघ यहाँ पे पाई जाती है। बिहार में 2014 में बाघों 28 था, 2014 में बाघ की संख्या 28 था, 2018 में बढ़कर 31 हो गया, 2022 में गजब की वृद्धि देखी गया, यहाँ पे बाघों की संख्या 54 हो गया। ठीक है। पिछले 8 वर्षों में अगर बाघों की संख्या की बात करेंगे 14 से लेकर 22 तक, तो लगभग बाघों की संख्या दोगुना हो गया है। ठीक है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में मात्र एक टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हाल के रिपोर्ट में भारत में बाघों की आबादी में 3925 हो गई है, तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। ठीक है। तो अभी हाल का जो रिपोर्ट आया पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, वहां पे बताया गया भाई साहब बाघों की संख्या 3925 हो गई है। लेकिन मेनली आपको तीनों डाटा याद रखना पड़ेगा। पहले प्रस्तुत किया गया था 3167, बाद में बताया गया कितना 3682। अब पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, वहां पे बाघों की संख्या कितनी हो गई, 3925 हो गई। ठीक है। तेंदुआ की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, तेंदुआ तेंदुआ रिपोर्ट भी आ गई है। इसको अभी फरवरी 2024 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुआ रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या वर्ष 2018 में 12,852 था, और 2022 में बढ़कर मतलब कितना होगा, 13,874 हो गया। तो भारत में तेंदुआ की संख्या कितना हो गया है, 30,874 तेंदुआ हो गया। ठीक है। बात करेंगे भारत में तेंदुआ सर्वाधिक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पे बाघ भी सर्वाधिक है, और मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो तेंदुआ भी सर्वाधिक है। ठीक है। तो सबसे अधिक तेंदुआ आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, 3907 तेंदुआ जो है मध्य प्रदेश में। उसके बाद कर्नाटक आएंगे, सॉरी उसके बाद महाराष्ट्र आएंगे, फिर कर्नाटक आएंगे। ठीक है। तो टॉप 3 राज्य की बात करेंगे तेंदुआ में कौन है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वृद्धि करने वाला टाइगर रिजर्व का नागार्जुन सागर श्रीशैलम की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ही ये है, वन वाला। ठीक है। तो इसमें नागार्जुन सागर की वन के क्षेत्रफल में, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम की बात करें आंध्र प्रदेश में, सर्वाधिक तेंदुए की आबादी का यहाँ पे वृद्धि हुआ है। ठीक है। तेंदुए के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, उच्चतम घनत्व वाला। ठीक है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। तो सर्वाधिक तेंदुआ में टॉप पे 3907 के साथ मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र आते 1985, सीधे आधा हो गया। कर्नाटक की बात करें 1879 के साथ तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश 321 के साथ है। बिहार में भी आपको तेंदुआ मिलता है, 86 तेंदुआ हमारे पास, तेंदुआ 86 है। अब बाघ हमारे पास कितने हैं, तो बाघ हमारे पास 54 है। ठीक है। झारखंड में कितना है, तो झारखंड में भी आपको 51 तेंदुआ आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज मैंने जो टॉपिक करवाया, समझिए कि इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न तो आपको 3-4 नंबर का क्वेश्चन तो सीधा सीधा एग्जाम में पूछते ही है। ठीक है। ये जो टॉपिक जो मैंने जो ये करंट अफेयर्स का ये जो टॉपिक जो सेक्शन जो बना रखा है ना, इसमें से 8 से 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, मात्र ये 15 पेज से 8 से 10 प्रश्न आपको एग्जाम में ये हूबहू करंट के दिख जाएंगे। ठीक है। समझ रहे हैं ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को बार बार पढ़िए, इसको बार बार आपको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है।